वो चूंकि उभरते आए थे, यूथ कांग्रेस के नेता थे, अंबिका सोनी अध्यक्ष थी। महेश जोशी जो उसके महासचिव थे वो हमारे भी परिचित रहे, चूंकि वो बड़े झाड़ू नेता थे कांग्रेस के। उनके जिम्मे लगाया गया कि वे श्रमदान करें और संजय गांधी भी वहां गए। एक यात्रा है, जहां जहां पग पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार। यदि जो कोई बीजेपी का भी कहे तो कोई गलत बात तो नहीं है, उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं, पिछले चुनाव में भी कहते थे भाई आएंगे तो नुकसान कर देंगे। यूपी में यूपी के लोगों को गाली देना, उनको बिल्कुल नशेड़ी बताना। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएस आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा या न्याय यात्रा, जस्टिस के लिए यात्रा कर रहे हैं या अनजस्टिस के लिए? अन्याय कौन कर रहा है? राहुल गांधी तो नहीं कर रहे हैं कहीं, क्योंकि उनको तो न्यायपालिका तुरंत जमानत भी देती है। रायबरेली में सुल्तानपुर की अभी अदालत में उनको जमानत मिल गई तुरंत। एक मानहानि का मामला था, पहले भी जमानत मिलती रही है, कितनी बार उनको कोई जेल में रहना पड़ा है। तो न्याय तो उनको मिल रहा है, या उनके किसी भी साथी को जो परिवार के हैं, कम से कम जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो कोई जेल में नहीं है, नहीं कोई उस तरह का है। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, उनका अधिकार है लोकतंत्र में और चुनाव है। और वो चूंकि मैं इसलिए एक व्यापक दृष्टि से बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो रायबरेली अमेठी में रहे, अभी गए, पहले भी चुनाव लड़ चुके, लेकिन उसके बाद लंबे अरसे के बाद उनको न्याय यात्रा जो वाराणसी से होते हुए उत्तर प्रदेश में खास करके, और इसलिए चूंकि अमेठी रायबरेली एक तरह से गांधी परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा चुनाव लड़ने के लिए। इलाहाबाद फूलपुर यदि पंडित नेहरू का था, तो इंदिरा गांधी रायबरेली चूंकि फिरोज गांधी की वो संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र था, और इसलिए फिरोज गांधी 52 में 57 में वहीं से जीते। तो उसके बाद इंदिरा जी भी जब आई तो ठीक है, चूंकि उस समय उनकी एक फिरोज गांधी यदि काम करते थे या इंदिरा गांधी करती थी, या उस समय जो लोगों का महसूस था, इलाका छोटा था। मैं तो सीधे आता हूं राजीव गांधी से भी पहले संजय गांधी अमेठी को लेकर, क्योंकि अमेठी में ही अभी बड़ा दौरा करके आए, जबकि वो पिछला चुनाव हार चुके स्मृति ईरानी से, जो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने लगातार हारने के बाद भी एक बार 2014 में हारी तो फिर भी काम करती रही, इसलिए 2019 में बड़े पैमाने से जीत गई और राहुल गांधी पराजित हो गए, जो गढ़ था कभी। और इस गढ़ में कभी नेहरू भी लड़े हैं, इंदिरा जी लड़ी हैं, संजय गांधी लड़े हैं, और इसलिए मुझे ध्यान आया अमेठी ऐसे नहीं जीता जाता। क्यों हार होती है और क्यों खींचा? जिस तरह के बयान, लगातार उत्तेजित बयान वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में दे रहे हैं, मीडिया के बारे में दे रहे हैं, यूपी में दे रहे हैं कि नहीं सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यूपी में युवा जो है वो शराब पी करके सड़कों पे पड़ा हुआ है। मैं अभी वाराणसी गया था, ऐसा उनका कहना है। बताइए, सारे युवाओं को, यूपी को बदनाम कर रहे हैं, पंजाब भूल रहे हैं। जब ये सब कह करके पंजाब में जिस तरह की स्थिति हुई, कांग्रेस वहां पराजित हो गई। आज आम आदमी पार्टी आ गई जो अब उनके साथ, अब वो भी साथ ज्यादा नहीं दे रही है, उसके खिलाफ ही लड़के आई है। तो अमेठी की चर्चा, मैं इसलिए अमेठी की चर्चा कर रहा हूं कि अमेठी कैसे कांग्रेस को महत्व दिया उस समय में, चाहे इमरजेंसी रही हो, लेकिन यूथ कांग्रेस ने कैंप लगाया था। बात है 1976, और तब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था। इसलिए हुआ भाई ठीक है, बड़ा एक श्रमदान शिविर लगा रहे हैं कांग्रेस, युवा कांग्रेस के लोग, और संजय गांधी उभरता हुआ नक्षत्र जिसको कह सकते हैं, तब तो वो भी सांसद भी नहीं बने। लेकिन हाँ, वो चूंकि उभरते आए थे, यूथ कांग्रेस के नेता थे, अंबिका सोनी अध्यक्ष थी। महेश जोशी जो उसके महासचिव थे वो हमारे भी परिचित रहे, चूंकि वो बड़े झाड़ू नेता थे कांग्रेस के। उनके जिम्मे लगाया गया कि वे श्रमदान करें और संजय गांधी भी वहां गए। तो ये बात है, समझिए आपकी मई महीने में उन्होंने कैंप आयोजित किया, और उसमें करीब 1.5 महीने काम हुआ। वैसे 10 दिन से शुरू हुआ और 1.5 महीने तक एक तरह से काम करना पड़ा, चूंकि श्रमदान किया गया। और मैंने जुलाई में जब वो सड़क बनी, मतलब जैसे कहते कच्ची पक्की सड़क, क्योंकि श्रमदान से कोई बहुत ऐसी सड़क तो बनती नहीं है, और वो सड़क बनी थी खेरेना गांव, पारसीला गांव, और उस पूरे क्षेत्र में जिसको आप कह सकते हैं कि जो अमेठी से जुड़े हुए थे। और वहां पर सराय राजशाह और पसोली, विश्वेश्वरराज,
ऐसे जो छोटे छोटे गांव थे, मैंने इसलिए नाम लिख कर रखे ताकि मैं प्रामाणिक बात कर सकूं। आज भी वो पत्रिका के 2 बड़े पृष्ठ जो साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका होती थी, राजनीतिक संवाददाता के नाम जो मैंने लिखे, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। इसलिए मैं आपको प्रामाणिक, तो वो श्रमदान के जरिए, संगठन के जरिए, आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर उत्तर प्रदेश में राज कर रही है या देश में और सब राज करके बहुमत पा रही है। तो राहुल गांधी क्या समझते हैं कि वो खाली एक यात्रा करेंगे? पहले उन्होंने यात्रा की तो क्या हुआ? हाँ, कहने को श्रेय उन्होंने ले लिया कि कर्नाटक में, हिमाचल में हम जीते, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो गढ़ रहा है, वहां पर क्या जीते? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कोई ऐसे छोटे प्रदेश तो है नहीं, और जहां 2 जगह तो उनकी सरकार थी, कांग्रेस की। चलिए मध्य प्रदेश में नहीं थी आप कहिए, और कभी आप डाल दीजिए कि साहब वो पेटी ऐसा हो गया, लेकिन जहां आप जीते उसको क्या कहेंगे? कर्नाटक में जीते तब कोई मशीन खराब नहीं थी, तब वोटिंग मशीन जो है वो गड़बड़ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह गड़बड़ हुआ और घोटाला हो गया, इसलिए जीत गए। तो उनकी जो यात्रा मणिपुर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में, ममता बनर्जी उनके साथ नहीं, नीतीश कुमार तो पूरी उनको छोड़ करके, पूरा गठबंधन तोड़ करके वापस भाजपा के पास जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने हाथ झटक दिया, कहा कि नहीं, हम पंजाब और दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं इस यात्रा में, और मुद्दा क्या बनाते हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे पार्टियां हो, अब उनको एक जाति का भूत दिमाग में हो गया। और रायबरेली में उन्होंने जो सोनिया गांधी का क्षेत्र रहा, सोनिया गांधी ने इस बार अनाउंस कर दिया कि हम नहीं लड़ रहे, तो वो अमेठी होते हुए रायबरेली जब पहुंचे, सुल्तानपुर में अपनी जमानत लेने के बाद, चूंकि वो जो उन्होंने बयान तो पहले कर्नाटक में दिया था, लेकिन लोग जो उससे प्रभावित होते हैं, लोग लगता है कि हमारे नेता को, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी बातें कहते हैं, तो उन्होंने कोई मुकदमा कर दिया कि साहब बांधने का, उसमें उनको जमानत हो रही है। अब शब्द हर एक के लिए कहते ही हैं, मीडिया के लिए भी। रायबरेली में इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खाली ये सवाल पूछा, गठबंधन आपके साथ, अखिलेश जी के साथ है, और प्रियंका गांधी तो बहन है, वो तो इस इलाके में आती रही है, क्या आप वो क्यों नहीं दिखाई दे रही आपके साथ? तो भड़क कर कहा, बताओ तुम कौन, तुम्हारा मालिक कौन, तुम्हारी जात कौन, मालिक की जात कौन, उसमें दलित कौन, उसमें बैकवर्ड कौन? जबकि सवाल पूछने वाला था शिव प्रसाद यादव, वो तो बैकवर्ड ही था, लेकिन उनको तो नहीं। चैनल के कई लोग वहां उनके पीछे पीछे, सभा के बाद जैसा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, तो मंच पे वो खड़े होकर ललकार रहे हैं उनके साथ जो असामाजिक तत्व, तथाकथित पार्टी के लोग या जो भी लोग उनके साथ थे, उन्होंने पत्रकार पर हमला भी कर दिया। यूपी को बदनाम करने कहते हैं, यूपी सिर्फ ऐसे काम करती है, सारे मीडिया पर अंबानी अडानी का कब्जा है। अरे भाई, या उच्च वर्ग के लोगों का प्रभुत्व है, उनको कौन पढ़ा रहा है? लालू यादव भाषा बोलते थे, समझ में आता है, जबकि अब तो उनके तेजस्वी यादव ने भी अपनी भाषा बदल दी है। अब तो उन्होंने साथ में बाप भी कहना शुरू कर दिया है। MY के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण को भी जोड़ने की कोशिश की। मायावती ने सतीश मिश्रा जैसे नेता को अपने साथ रखा। तो ये कहना, और इनके नेता, मैंने इसलिए कहा, कहां आरक्षण के समर्थक थे उनके पिता? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, मैंने संजय गांधी का जिक्र किया कि संजय गांधी के समय में श्रमदान समिति तैयार हुआ, रायबरेली में फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी के समय में कुछ थोड़ा काम हुआ, या बाद में राजीव गांधी ने कुछ अमेठी में पहले कहा, वो सबकी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, हवाई उड़ान सिखाने के लिए जो केंद्र बना था वो भी बंद हो गया। ये सब जो शुरू के उसके बाद सत्ता में रही 10 साल कांग्रेस, या उसके पहले भी जब रही, तो वहां तो काम राजीव गांधी के बाद और बंद होता चला गया। सोनिया गांधी के रहने के बाद भी अमेठी पर तो ज्यादा काम राहुल ने ध्यान दिया। अब वो जाति का कार्ड, दूसरे अखिलेश यादव नहीं कहते, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव भी यादव कहने के बाद वो वोट बैंक लेते हैं मुस्लिम का उनका, लेकिन वो कोई ये नहीं कहते दूसरी जाति के लोगों को भड़काते, उनके खिलाफ टिप्पणियां नहीं करते, उनको साथ लेके चलते हैं, सम्मान करते हैं। तो अखिलेश ने तो गठबंधन अभी तक अनाउंस ही नहीं किया, बल्कि लगभग स्पष्ट ही हो गया, उन्होंने अपनी सीटें अनाउंस करना शुरू कर दिया। कहने को कहा ठीक है, बात करते रहिए, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि नहीं, मैं जिसे कहूंगा उसे वाराणसी में लड़ेगा, जो इसे मैं कहूंगा इन इलाकों में लड़ेगा। सलमान खुर्शीद जो वार्ता कर रहे हैं गठबंधन की, उन्हीं के इलाके में तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये गठबंधन अलायंस की यात्रा है कि अलायंस तोड़ने की यात्रा है? जहां जहां पग पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार। यदि जो कोई बीजेपी का भी कहे तो कोई गलत बात तो नहीं है, उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं, पिछले चुनाव में भी कहते थे भाई आएंगे तो नुकसान कर देंगे। यूपी में यूपी के लोगों को गाली देना, उनको बिल्कुल नशेड़ी बताना,
मीडिया को केवल बिका हुआ बताना है। जो छोटे संवाददाता काम करते हैं संघर्ष करके 500, 1000, 2000, 5000 में काम करने वाले लोग, छोटे छोटे गांव कस्बों में जो काम करते हैं उनको अपमानित करना, उनको गाली देना, उनकी जाति पूछना, उनके मालिक की जाति पूछना, ये राहुल गांधी नेता है, पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कब तरह के। आज भी सब मानते हैं कि भाई खड़गे साहब तो केवल नाम के लिए हैं, आदेश तो राहुल गांधी और उनकी टीम जो तथाकथित सलाहकार है वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मंडली, कनिक सिंह, वो सब देते हैं। भाई वो जाने, हम तो नहीं बता सकते। वो तो शायद लोग तो कहते हैं सोनिया गांधी की भी सुनने को तैयार है, प्रियंका गांधी इसीलिए रायबरेली अमेठी नहीं गई। वो पता नहीं यूपी में कहां ज्वाइन करेंगे। उन्होंने पहले कहा था जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे, फिर कल भी नहीं गए। बहरहाल हम ये उनके परिवार का मामला है। कौन चुनाव लड़ेगा वो परिवार डिसाइड करता है, पार्टी डिसाइड नहीं करती। सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस डेमोक्रेसी की बात वो करते हैं, पहले पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है सब जानते हैं। कैसे सबको अंगूठा लगा करके रख लिया जाए और काम किया जाए। तो जिस जाति बार बार जो उठा रहे हैं, जो मुद्दा जाति जनगणना है, जाति कितनी नौकरियां हैं। उमाशंकर दीक्षित किस जाति के थे? शंकर दयाल शर्मा किस जाति के थे? मोतीलाल वोरा जो इनकी जो नई कंपनी बनाई नेशनल ऑयल को बंद या कंट्रोल करने के लिए, जो चल तो नहीं रहा है, अखबार केवल नाम के लिए कुछ निकलता है सप्ताह में, और नवजीवन उसके लिए उसमें मोतीलाल वोरा जिसके ट्रस्टी बनाए गए थे वो किस जाति, उनसे पूछ करके रखा गया था समर्पित। आपकी पार्टी के थे वो लोग, शंकरदयाल शर्मा, उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास ब्राह्मणों का वर्चस्व था, मैंने कहा तब भी कई लोग आपके साथ पार्टी में, कांग्रेस में चंद्रजीत यादव भी एक जमाने में रहे थे, दलित भी आपके यहाँ लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हम। लेकिन आप तो इस आधार पर लोगों का आकलन करेंगे कि कौन दलित है, कौन उसका बैकवर्ड कितने हैं, मंदिर में कितने आए। अरे जहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं वहां जाति का कार्ड देख करके कोई अंदर घुसने दे रहा है। कितनी शर्मनाक बात उन्होंने कही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गए, उस कार्यक्रम में लिए कहा कि वहां कितने बैकवर्ड थे, कितने दलित थे, हजारों की संख्या में उस दिन या उसके बाद भी, या वहां पर जो श्रमिक काम कर रहे थे सबकी जाति के आधार पर। वहां तो मुस्लिम काम कर रहे थे, उसके कई वीडियो लोगों ने चलाए हैं, आज भी चल रहे हैं, ट्रेलर्स में दिखाए गए हैं। जो मुस्लिम भी वहां फूल भी वहीं मुस्लिम पहुंचाते हैं जो भगवान राम के यहाँ मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। बगीचा लगा करके फूल लगाता है, वही फूल जो वहां पहुंचाता है। या बाहर कितने कारीगर काम किए उन्होंने भी किया। तो जाति का जिस कार्ड की वो बात कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन राजीव गांधी से जब वो सत्ता में नहीं थे, जब उनकी संगठन के इंदिरा गांधी के समय में जब वो सक्रिय हुए थे संजय गांधी निधन के बाद, तब भी उनसे इंटरव्यू करना, उनसे बातचीत करने के मुझे अवसर मिले थे। तो संगठन कैसे मजबूत हो, उसकी उड़ान कैसे हो, जो वो पायलट से आए थे और इंदिरा गांधी के रहते उनको संगठन में काम करना, उनको लगता था संगठन की उड़ान कैसे होगी, वो भी हमने जनमान पत्रिका में मैंने लिखा। उसके बाद नवभारत टाइम्स में, तब वो प्रधानमंत्री जब बन गए तो चुनाव के बाद जब वो अमेरिका गए और उस यात्रा में, तब उस यात्रा में आज भी मेरे पास वो, जैसा कहते हैं कार्यक्रम के लिए जब कार्यक्रम दिया जाता है तो उसमें डिटेल होती है कि कौन कौन आपके साथ में है। तो मास्टर राहुल, कुमारी प्रियंका आज भी दर्ज है मेरी वो जो बुकलेट दी गई जिसमें मेरा नाम भी है और संपादकों का नाम है, या उनके साथ नरसिंह राव थे विदेश मंत्री के रूप में, वो ऐसे कौन लोग साथ में थे उसकी पूरी सूची उस जो साथ में दी गई थी एक छोटी पुस्तिका के रूप में, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और बाद में, मतलब ऐसे कह चाहिए कि उसके बाद में जब भारत में चुनाव वगैरह और आरक्षण का मुद्दा बन रहा था, तब राजीव गांधी ने मुझे एक इंटरव्यू दिया 2 मार्च 1985 को, बल्कि उस अमेरिका यात्रा से भी पहले का है, और उसका शीर्षक है, मैंने जो नवभारत टाइम्स में छपा था, आप कोई लाइब्रेरी में जाकर के देख भी सकता है, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। राजीव गांधी की मान्यता रही कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए, वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। आज ये शब्द यदि कहेंगे तो बहुत ही अपमानजनक है। उस समय हो सकता है राजीव गांधी का विरोध होता, लेकिन अखबारों की प्रसार संख्या सीमित भी थी और नवभारत टाइम्स दिल्ली से निकलता था, बंबई से निकलता था। ऐसी स्थिति में तब उसके बिहार का एडिशन भी नहीं था, जो बाद में जहां मैं जाकर संपादक बना, न यूपी में था। ऐसी स्थिति में 85 में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था आरक्षण से असहमति व्यक्त करते हुए कि पूरी नई नीति उस पर विचार होना चाहिए।
और उनका कहना था कि दूसरी तरफ हमारा समाज बहुत बदल गया है, समाज का जो ढांचा था स्थिति वैसी अब नहीं है, उसमें बदलाव आया है, तरक्की हुई है, शिक्षा का विकास हुआ है। इसलिए अब समय आ गया है जब हमें गंभीरता के साथ साथ आरक्षण की नीति और सुविधाओं पर पुनर्विचार करना है। अब राहुल गांधी कम से कम अपने पिता का इंटरव्यू तो पढ़ लें, हमारा टीवी चैनल न देखें, किसी का बात न सुने, वीडियो प्रोग्राम न देखें, कोई अखबार न पढ़ें, लेकिन पिता या इंदिरा गांधी या नेहरू क्या वो जाति के आधार पर ही राजनीति में रहे थे? लोकतंत्र में प्रतिपक्ष हो, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके साथी कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम जो राष्ट्रीय पार्टी है क्या वो करेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मामले अदालतों में चल रहे हैं वो अदालत फैसला, न्यायपालिका करेगी। यदि छापे पड़ रहे हैं, गलत पड़ रहे हैं, किन पूंजीपतियों ने यदि गलती की है तो उनको अदालत उसका फैसला कर सकती है, उस पर हमें आपत्ति नहीं है। हम जैसे पत्रकार जो ये मानते हैं कि कहीं पूंजी के बिना, इसीलिए तो उदारीकरण का दौर, यदि थोड़ा बहुत राजीव गांधी ने जिन अंबानीज और बिरलास को या इंदिरा गांधी के समय टाटा से यदि लोग बढ़े हैं तो सरकार सत्ता की व्यवस्था से ही तो एम्पायर भारत में बढ़ा है, विदेशी पूंजी आनी शुरू हुई। राजीव गांधी ने पहल की, बाद में क्रेडिट तो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को मिला जो आपके इनके प्रधानमंत्री रहे। अब उसको भी फाड़ के फेंक दीजिए जो उनकी बनाई पॉलिसी है कि पूंजीपति होना ही नहीं चाहिए भारत में। कम्युनिस्टों में क्या भारत, वहां पर अमेरिका का पूंजी निवेश चीन में या रूस पे नहीं है? चीन में कितना ज्यादा अमेरिकन या यूरोप का इन्वेस्टमेंट है उनको पता है। अब तो धीरे धीरे वहां से कंपनियां भारत आ रही हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी जिस न्याय और जिस पूंजीवाद या जिस रोजगार का मुद्दा हो सकता है, तो स्वरोजगार कैसे हो, कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, इस मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। वो न्याय के नाम पर भ्रमित करने का, जो एक समय अरविंद केजरीवाल कहते थे हाँ हम अनार्किस्ट हैं, आप अराजकता भी राहुल गांधी क्या पैदा करना चाहते हैं? अराजकता का उनका यात्रा है क्या? देश में किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, युवाओं के नाम पर आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? इस पर पुनर्विचार करिए, यही हम कह सकते हैं। और समाज में जागृति होना चाहिए ऐसे सभी विचारों को जिससे जाति, धर्म उसके नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर यदि बांटने की कोशिश होती है, मैं तो मानता हूं कि उसका पूरा कड़ाई से विरोध होना चाहिए। विदेशी तत्वों के साथ मिलकर के जो भारत के खिलाफ अभियान चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स में डालें, सोशल मीडिया पर भी डालें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।